स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम परमाणु एवं अणु जो हमारा चैप्टर है, जो लास्ट टाइम खत्म हो गया था, पूरा कंप्लीट हमने कर लिया था। आज हम उसके कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। अभिकृत का मतलब अभिक्रिया करते हैं। और 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमें पता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो इस तरफ जो हमारे होते हैं, मान लिया A प्लस बी ने आपस में अभिक्रिया की और C प्लस डी हमारे बन गए, तो ये कहलाते हैं हमारे अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और ये कहलाते हैं उत्पाद। जो बनता है वो उत्पाद होता है और जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो आपको दिया गया है, इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। और दिखा भी रखा आपको कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल और इससे बन जाता है सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग बताना हमने ये सही है या नहीं है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और नहीं उसको मिटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो उसके अभिकारकों का द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया करने से पहले जितना द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अभिक्रिया में कुछ ना कुछ द्रव्यमान कम हो गया है, कुछ अपने आप बढ़ गया। तो हम क्या देखेंगे, अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आपको लिख रखा है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, और इससे बनता क्या है आपका? देखिए, सोडियम का क्या बनेगा? एसिटेट बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में क्या निकलेगा? जल। तो सभी रख दीजिए। सोडियम कार्बोनेट का आपको द्रव्यमान दिया गया है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो ये है 5.3 ग्राम, प्लस एसिटिक अम्ल देखिए कितना है। एसिटिक अम्ल अगर हम देखते हैं तो 6 ग्राम था ना एसिटिक अम्ल, तो ये 6 ग्राम हो गया हमारा एसिटिक अम्ल। और इससे बना जो है वो देखिए क्या बना हमारा, इससे बना सोडियम एसिटेट, जो आपको दिया गया सोडियम एसिटेट कितना है? सोडियम एसिटेट है 8.2, तो यहाँ पर हो गया 8.2, प्लस उससे आगे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपको द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर 0.9 ग्राम जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 2.2। ठीक है, 2.2 आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2.2 हो गया, प्लस में जल, जल कितना बना? 0.9। अब देखिए बराबर आता है या नहीं। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 11.3 बनेगा। इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए 2 + 2 पॉइंट से राइट साइड वाले जोड़ रहे हैं, 4 और 9 13 हो गया, पावर 1 लग गई। 8 और 1 क्या हो गई? 9, 9 और 2 11 हो गए, तो 11.3। यानी जितना हमारा द्रव्यमान अभिकारकों का था उतना ही द्रव्यमान हमारा किसका बना? उस उत्पाद का बना। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि आप यहाँ का जल ले लीजिए, आप अमेरिका का जल ले लीजिए, आप किसी और विदेश का देश विदेश का जल ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, उसमें H2 और O यही मिलेगा। और इसका अनुपात कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं इसके द्रव्यमान के द्वारा। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है तो इसके लिए लग जाएगा गुना में 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका होता है 16 यानी 16। तो 2 की 1 से गुना करेंगे तो 2 और अनुपात में 16, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुल अनुपात देख रहे हैं। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से, 2 से अगर दोनों कैंसिल करें तो हमेशा आपको इस अनुपात में ही मिलेगा अगर जल मिलेगा तो। ये उनके द्रव्यमानों का क्या है? अनुपात है। तो वो कहता है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ
पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? कि 3 ग्राम तो हाइड्रोजन लिया जाए तो कितने ग्राम ऑक्सीजन ली जाए कि उससे पूर्ण रूप से जल बन जाए और उसका अनुपात 1:8 ही रहे। तो देख लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि अगर हम इसको ग्राम में एक बार मान लेते हैं कि इसका 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितने ग्राम हो, 8 ग्राम हो। इसका कितने ग्राम है, हाइड्रोजन का है 3 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारा, 3 गुना में जितना इसका खुद का है, कितना है इसका 8। अनुपात में देखते हैं ना कि अगर ये 1 से 3 हो गया, ये 1 से 3 कब हुआ, इसकी 3 से गुना की, तो इसकी भी किससे गुना कर देंगे, 3 से। मतलब हमारा ये 3 ग्राम होगा तो ये 8 या 24 ग्राम हो जाएगा। तभी तो इनका अनुपात क्या आएगा कि हाइड्रोजन 3 ग्राम है और ये 24 ग्राम है, तभी तो इनका अनुपात क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने ग्राम लेना होगा, 24 ग्राम, ताकि 3 ग्राम हाइड्रोजन और जो आपका 24 ग्राम आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और वो दोनों अभिक्रिया करेंगे और तब जाकर आपका क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सा अभिघृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को प्रमाण देता है? हमें ये दिया गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिघृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का प्रमाण होगा, परिणाम। तो ये हमें ऐसे बताता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो हमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया गया उसमें ऐसी कौन सी लाइन थी जिसके द्वारा इस नियम को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक लाइन लिखी हुई थी कि जो परमाणु होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कण होगा और जिसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। तो हम ऐसे लिखते हैं कि उनकी एक लाइन थी कि परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है जिसका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन किया जा सकता, सृजन होता है यानी बनता है, न ही विनाश होता है। तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होगा जिसका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन, न तो उसको बनाया जाएगा और न ही उसका विनाश किया जाएगा। ये वो लाइन थी जिसके द्वारा बताया गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा जो प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिघृत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? कि कौन सी ऐसी लाइन थी जिसमें निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम बताया जाता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक, किसी भी अणु में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो एक निश्चित अनुपात में होती है। जैसे H2O में हाइड्रोजन हमेशा 2, ऑक्सीजन हमेशा 1 रहेगा। CO2 में कार्बन हमेशा 1, ऑक्सीजन हमेशा 2 रहेंगे। तो ऐसी कौन सी लाइन थी जिसके द्वारा बताया जाएगा? तो हम ऐसे बताते हैं कि उनकी एक लाइन लिखी हुई थी, किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं किसी भी यौगिक में, जो यौगिक होते हैं उनमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं आकार निश्चित होते हैं, और यही बताती है, ये जो लाइन है ये बताती है स्थिर अनुपात के नियम को। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या बताया गया था आपको, परमाणु द्रव्यमान इकाई
मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमने एक तरबूज की बात की थी जिसके 12 हमने भाग कर दिए थे, कुछ ऐसा किया था तभी हमें पता चला था। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप, ठीक है, उस जैसा एक ओ, मतलब कि जिसके बहुत सारे, होता है ना कि जिसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, एक बार में ही बहुत सारी क्वालिटी, लेकिन जिसकी एक बार में जो भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से उसको देखा जाए, तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग, 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। तो ये समझिए क्या है कि कार्बन 12 समस्थानिक जो हमारा होगा, एक हमने तरबूज लिया था, उसके एक परमाणु द्रव्यमान के, एक परमाणु है, एक तरबूज है, उसके द्रव्यमान के 1/12वें भाग को, उसके 12 हिस्से कर लिए थे, जो 12वां भाग होगा उसके, उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक जो हमारा है उसके किसी एक परमाणु के, एक परमाणु होगा, उस परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका आकार उससे भी छोटा होता है। हम लिखेंगे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है, इसका आकार जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, से भी छोटा होता है, कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते उससे भी छोटा होता है। और ये देखा गया हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर इतनी थी। तो सोच लीजिए 10⁻⁻10 मीटर कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इतनी परमाणु की जो त्रिज्या है लगभग इतनी थी। ठीक है, तो हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी इसका जो साइज होता है छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आते हैं सूत्र वाले क्वेश्चंस जो हैं, जिनमें हमें सूत्र लिखना होगा। तो देखिए निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। जो पहला है आपका, तो लिखिए, देखिए सोडियम सूत्र लिखना हमने कैसे सीखा था। सोडियम को लिखते हैं Na से, ऑक्साइड को लिखते हैं, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, सोडियम का 1 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो आवेश होता है वो 2 होता है, मैंने आपको बताया था। अब इनको क्या कीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लगा दीजिए, क्या बनेगा Na2O। ये हमारा बन गया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। दूसरा देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए Cl, एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश होता है कितना 3 और क्लोरीन के ऊपर आवेश होता है 1। तो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे +1 या माइनस जो भी है, क्योंकि इस पे वैसे ही प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस, इस पे माइनस। पहले हमें प्लस का लिखना होता है, उसके बाद माइनस का। तो एल्यूमिनियम अगर हम ऐसे लिखेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम तो 1 लेकिन क्लोरीन कितने हो जाएंगे 3। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। उसी प्रकार अगर हम लिखें, तीसरा सोडियम सल्फाइड, सोडियम के लिए Na, सल्फाइड के लिए S, सल्फर। तो सोडियम के ऊपर आवेश होता है +1 और इस पर होता है -2। तो अगर हम इसके साथ इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा Na2
2 हो जाएगा और S, ये बन गया सोडियम सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद अगर हम चौथे पार्ट को देखें तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के लिए हम लिखते हैं Mg, प्रतीक उसका होता है। हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH, और OH पूरे के ऊपर आवेश होता है -1 का, और मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2। अब इसको आर पार ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम तो 1 लेकिन OH सारे के ऊपर 2, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपके सूत्र हैं वो हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इनके नाम की, कि इनके हमें सभी के नाम लिखने हैं। तो आसान है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो आगे लिखेंगे वो तो ठीक है, पीछे वाले की बात करते हैं। अगर कभी भी किसी के पीछे OH लगा है तो नाम के पीछे लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। अगर क्या लगा है पीछे, अगर उसके OH है। हम लिखेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट जब किसी के पीछे CO3 लगा हुआ है। हम उसके पीछे लगाएंगे सल्फेट, सल्फेट यदि उसके पीछे कहीं भी SO4 लिखा हुआ है। और हम उसके पीछे लगाएंगे ऑक्साइड जब उसके पीछे O लगा हुआ है। और हम किसी के पीछे लगाते हैं नाइट्रेट जब उसके पीछे NO3 लगा है। ये चीज़ें याद कीजिएगा, ये आपको आगे भी काम आएंगी, 10th क्लास में भी आपको याद रखना है। हाइड्रोक्साइड OH से बनता है, CO3 लगा है तो कार्बोनेट लगा दीजिए, सल्फेट है तो SO4 होगा, ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ है तो ऑक्साइड बन जाएगा उसका, NO3 जुड़ा हुआ तो नाइट्रेट बन जाएगा। अब 1 मिनट में आप बता सकते हो। पहले का अगर हम लिखें एल्यूमिनियम, हमें पता ही है, और पीछे बताइए क्या है, SO4 है ना, हमें 3 है 2 है ये नहीं देखना, SO4 है, SO4 के लिए सल्फेट। तो हो गया आपका, क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर दूसरे की तरफ चलें तो बताइए क्या होगा। देखिए पहले वाले का तो आपको पता ही है क्या है, Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, पीछे क्या है, पीछे है Cl के लिए, और देख लीजिए Cl के लिए लगता है क्लोराइड, क्या लगता है, क्लोराइड, तो इसके पीछे लग जाएगा क्लोराइड। अगर Cl है, अगर Cl किसी के पीछे हो तो आप हमेशा लगाइएगा क्लोराइड। ठीक है ना, जैसे Na के पीछे Cl है तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Ca के पीछे Cl है तो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, K के पीछे Cl है तो पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है K2SO4। देखिए K से क्या बनता है, पोटाशियम, तो इसको हम लिखेंगे पोटाशियम। और पीछे है SO4, अभी अभी बताया था सल्फेट, क्या होगा, सल्फेट। तो ये हो गया पोटाशियम सल्फेट। चौथे की तरफ देखिए क्या है, के के लिए हमने अभी अभी देखा है जस्ट पोटाशियम, और पीछे है NO3 बताइए क्या था, नाइट्रेट, तो ये लग गया पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अगर पांचवे को देखें तो पांचवे में क्या है, Ca के लिए कैल्शियम, पीछे क्या है CO3, तो क्या बन गया, कार्बोनेट। बस, तो ये हो गए आपके वो सारे नेम। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अगर ये चीज़ें याद हैं तो आप आसानी से किसी का भी नाम बना सकते हैं, किसी भी सूत्र का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब क्या है रासायनिक सूत्र का। देखिए हम कुछ ऐसे बताते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे पता चलता है, किसी यौगिक में जो यौगिक होगा, किसी यौगिक के जो अणु होते हैं, यौगिक क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बने, जो यौगिक होगा उसका जो अणु होता है, उस अणु में पड़े अलग अलग तत्वों के परमाणु जो हैं उस रासायनिक सूत्र को दर्शाते हैं। क्या बताया मैंने, मान लीजिए जैसे Na2CO3 है,
तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक अणु है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसमें सोडियम पड़ा है, इसमें कार्बन पड़ा है और इसमें ऑक्सीजन पड़ा है। तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं और ये तीनों के तीनों मिलकर ही क्या बता रहे हैं, रासायनिक सूत्र को बता रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे बताते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के या किसी यौगिक के अणु में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु उस रासायनिक सूत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? बिल्कुल आसान है, बताइए। H2S में कितने परमाणु हैं? ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, तो 2 तो हो गए हाइड्रोजन के और 1 हो गया सल्फर का, तो 3 परमाणु हैं। अगर दूसरे में देखें तो PO4 3 नेगेटिव आयन है, लेकिन हमें आयन से कोई मतलब नहीं है, हमें परमाणु देखने हैं। तो P हो गया 1 और 4 हो गए आपके ऑक्सीजन, तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल, कितने हो जाएंगे 5, 4 और 1 5 हो गए। बस आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते थे, ध्यान दीजिए। जैसे H2 है, ध्यान दीजिएगा, H2 आणविक द्रव्यमान हमें हर एक के जो भी हमारा यहाँ पर परमाणु होगा उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु, जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 1 और 2 है तो 1 गुणा 2 यानी 2। और आणविक द्रव्यमान को लिखते थे U से, पीछे क्या लगाते थे, U लगाते थे। उसके बाद O2 को अगर देखें, O2 को अगर हम देखें तो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना में 2 यानी कितना हो गया, 32 U हो गया। फिर देखते हैं क्लोरीन का Cl, क्योंकि आपको इसके लिए मैंने आपको बताया था टेबल याद करनी है वो। क्लोरीन 1 का होता है Cl2 है, क्लोरीन 1 का होता है 35.5 और 2 है तो क्या हो गया, गुना में 2 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हो गया हमारा 71 U। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखिए 2 हमारे पास परमाणु हैं, एक कार्बन है, कार्बन का होता है 12, एक ही है तो 12 लिख दिया, प्लस में एक ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर 2 है तो 16 गुना में 2, तो 12 तो कार्बन का था और 16 गुना में 2, टोटल इसका हो गया 32 और टोटल कितना हुआ, 44 U हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CH4 मीथेन होता है ये। कार्बन कितना हो गया, 12, क्योंकि एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा और 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितने हो गए टोटल, 16 U हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं CH4 के बाद C2H6 की। C2H6, C तो 2 हैं, एक कार्बन का 12 तो 2 के लिए गुणा 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 के लिए 6, 12 की 2 से गुना 24 और प्लस में 6 की गुना 6 हो गया ये टोटल, और ये हो गया टोटल 30 U। कितना हो गया, 30 U। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद C2H4 की। तो C2H4 देखिए क्या होगा, कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन के लिए एक का होता है 12 तो 2 के लिए 2 से गुना, एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो 4 के लिए 4 से गुना, तो कितना हो गया, 12 गुना में 2 कितना हो गया, 24 प्लस उसके बाद 4 गुना 1 4, ये हो गया 28 और पीछे लगा दिया U। आगे देखिए NH3, बताइए क्या होगा, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का ध्यान दीजिएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का होता है 14। वैसे भी अगर आप देखें तो जब द्रव्यमान को याद करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा एक और, आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे अगले वाले में, उनमें आपको बता दूंगा कि द्रव्यमान कैसे देखना है। द्रव्यमान वैसे लगभग जितने भी परमाणु हैं उनमें उनके परमाणु संख्या का डबल ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो डबल कर दीजिए 14 हो गया। हाइड्रोजन का होता है 1 तो 3 हाइड्रोजन के लिए हो गया 3, तो टोटल कितने हो गए, 17 U। आगे बढ़ते हैं। CH3OH, ये देखिए एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का आगे 1, तो कितना हो गया, 12 प्लस
ये हो गया 4 और प्लस 16, हाइड्रोजन का मैंने इकट्ठा जोड़ दिया। अब टोटल कीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, और ये हो गया 32 यू। ठीक है, तो ये हो गए इनके आणविक द्रव्यमान। किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उस परमाणु का आपको जो है द्रव्यमान पता होना चाहिए, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इनमें हमें इनका द्रव्यमान जो है निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको दे भी रखा है, क्योंकि जिंक का हमें दे नहीं रखा तो उसका अलग से ही बता रखा है। जिंक ऑक्साइड का निकालना, ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है, एक जिंक और एक ऑक्साइड। जिंक का आपको दे ही रखा है 65 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया टोटल, ये 81 यू हो गया, आ गया जिंक ऑक्साइड का। आगे हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। तो सोडियम का हमें वैसे भी दे ही रखा है 23 होता है, और गुणा में अगर 2 सोडियम है तो गुणा में 2, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो एक ऑक्सीजन का 16 हो गया। 23 की 2 से गुणा कीजिए 46, प्लस में हो गया 16, तो ये हो गया 62 यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, 62 यू हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट हमारा है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट। पोटेशियम का देखिए कितना दे रखा है आपको, 39, और 2 है तो इसके 2 से गुणा। कार्बन का कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का हमें पता ही है 16 होता है, 3 है तो 16 गुना में 3, तो ये दोनों की गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 78 प्लस 12, और ये 48 हो गया। 8 और 2 10, और 8 18 हो गए, पावर 1 लग गई, पावर 1 लगेगी तो 7 और 1 8, और 1 9 और 4 13, 138 यू। ये होंगे इनके द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो वो देखिए, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आया होगा। क्या कहता है, कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान, कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान, मतलब 1 मोल जो कार्बन है ना, उनका द्रव्यमान आपको दे रखा है 12 ग्राम। तो ये निकाल लीजिए, 1 मोल में कार्बन के परमाणुओं की संख्या, कि 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होंगे। कार्बन के 1 मोल मैंने बताया था ढेरी होगी, उसमें कार्बन के अणुओं से मिलकर, परमाणु से मिलकर बनी है, तो परमाणु कितने हैं वो आपको दिया गया था 6.02 टू 10 की पावर हो गया आपका 23, इतने होते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ये लिख सकते हैं कि देखिए, उसी एक ढेरी का द्रव्यमान इतना है, उसी एक ढेरी में इतने कार्बन है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि इतने कार्बनों का जो द्रव्यमान होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा जो आपको दे रखा है, क्योंकि 12 ग्राम उसी 1 मोल का है ना, तो एक परमाणु का कितना हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12, और पूरे के डिवाइड में हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23, इतने ग्राम। सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 1.99 गुणा 10 की घात माइनस के 23 ग्राम, इतना आपका द्रव्यमान होगा उस एक परमाणु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है कि किस में अधिक परमाणु होंगे, हमें बताना है परमाणु किस में ज्यादा होंगे। देखिए, पहला आपको दिया गया कि 100 ग्राम सोडियम, और एक दिया गया 100 ग्राम लोहा। तो देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि सोडियम के, क्योंकि ये उनका क्या है, ये उनका मोलर जो द्रव्यमान होता है वो होता है, क्योंकि वो ग्राम में लिखा जाता है। तो सोडियम के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणु की संख्या कितनी होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23, और उसी, ये तो हो गया 1 मोल परमाणु की संख्या, और 1 मोल
सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा। बताया गया था आपको कि जो सोडियम का होगा वही लिखिए, लेकिन पीछे लगाएंगे ग्राम, कि 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान इतना है और इतनी उनकी संख्या, मतलब एक ढेरी का जो सोडियम की से बनी है उसका द्रव्यमान इतना है और उसके अंदर सोडियम के परमाणुओं की संख्या इतनी है। तो हम कैसे लिखेंगे कि 23 ग्राम जो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान होगा कितने सोडियम का, इतने सोडियम का। ये सारे सोडियम है, ये सारे क्या है, सोडियम है, सोडियमों की संख्या है 6.022 गुणा 10⁻23। तो 1 ग्राम द्रव्यमान में, ये तो हो गया, इसका मतलब क्या है कि 23 ग्राम की उस ढेरी में कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं। तो 1 ग्राम द्रव्यमान में कितने परमाणु होंगे, 6.022 गुणा 10⁻23 बटे में 23, क्योंकि 23 डिवाइड में आ गया। और उसने पूछा कि 100 ग्राम में बताने हैं कितने परमाणु होंगे, हमें परमाणु निकालने हैं। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम द्रव्यमान में, पूरा लिख लीजिएगा इसको, कितने होंगे 6.022 गुणा 10⁻23 डिवाइड में 23 था और 100 के लिए यहाँ लग जाएगा 100। और जैसे ही हम इसकी गुणा करेंगे ये हमारा बनता है, टोटल हमारा ये बनेगा 26.18 गुणा 10⁻23 परमाणु, कि इतने परमाणु होंगे उस सोडियम के। ठीक है, सेम इसी तरीके से निकालना है हमने अगला। हम देखेंगे कि 1 मोल लोहे में कितने, 1 मोल लोहे में कितने परमाणु होंगे लोहे के, 6.022 गुणा 10⁻23 इतने होंगे। तो 1 मोल लोहे में मतलब कि 1 मोल का हमारा लोहा है, आयरन पड़ा है, उस आयरन के इतने परमाणु हैं 1 मोल में। और हम ये देखेंगे उस 1 ही मोल में कितने ग्राम लोहा होगा। तो हम लिखेंगे 1 मोल में लोहे के परमाणु का द्रव्यमान, लोहे के परमाणु का मतलब आयरन, कितना होगा। अब लोहे का जितना होगा, अब लोहे का कितना है हमारा जो दे रखा है द्रव्यमान 56 यू दे रखा है, तो इतना होता है। तो यहाँ पर इसमें किस में लिखते हैं 56, जो है आपका ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है, तो ये हो गया 56 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि उसी 1 मोल जो होगा हमारा, 1 मोल का मतलब एक ढेरी होगी, वो लोहे के परमाणुओं से मिलकर बनी है, उसमें परमाणु तो पड़े हैं इतने पड़े हैं परमाणु Fe, और इतना उसका क्या है मोलर द्रव्यमान है। तो इसका मतलब क्या है कि 56 ग्राम के उस मोल, मतलब 56 ग्राम उस द्रव्यमान वाली उसमें ढेरी में कितने हमारे आयरन पड़े हैं, 6.022 गुणा 10⁻23। तो 1 ग्राम हमारे क्या होंगे द्रव्यमान में कितने परमाणु पड़े होंगे, 6.022 गुणा 10⁻23 और बटे में 56। और 100 ग्राम द्रव्यमान में कितना होगा, 6.022 गुणा 10⁻23 बटे 56 और गुणा में आ जाएगा 100। सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 10.75 गुणा 10⁻23 परमाणु, किसके, आयरन के। तो देखिए इसमें है 10.75 और इसमें कितने हैं, इसमें हमारे 26.18। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि सोडियम अगर 100 ग्राम अगर हम क्या ले लें, सोडियम ले लें, तो उसमें जो सोडियम के परमाणु पड़े हैं, और 100 ग्राम अगर लोहा ले लें, उसमें जो परमाणु लोहे के पड़े हैं, सोडियम वाले अधिक होंगे और लोहे वाले कम होंगे। 100 ग्राम अगर दोनों को लिया जाता है तब। समझ में आया। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के जितने भी आपके बुक के बीच से जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।